नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुख्यात आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के बेटे तला सईद को यूएपीए एक्ट के तहत आतंकवादी घोषित किया है। और वहीं तला सईद इस समय लश्कर ए तैयबा की मौलवी विंग का प्रमुख है। और वहीं आपको बता दें कि हाफिज मोहम्मद सईद को पाकिस्तान की एक कोर्ट ने एक दिन पहले ही 31 साल की सजा सुनाई है। हाफिज सईद पर अमेरिका ने भी करोड़ों रुपए का इनाम घोषित कर रखा और इसे अमेरिका में साल 2008 में हुए आतंकवादी हमलों के लिए दोषी माना जाता है। और इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय को सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के ने जांच के बाद ये सूचना मिली कि तला सईद कुख्यात आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के प्रशिक्षण केंद्रों में जाता है और वहां तकरीरें करके वो भारत के खिलाफ जिहाद करने के लिए लोगों को ट्रेनिंग भी देता है। और इसके अलावा भारत में जिहाद करने के लिए वो फंडिंग और लोगों को बरगला कर भर्तियां भी करता है। और उसके कई वीडियो भी अब सामने आ चुके हैं जिनमें वो भारत विरोधी बातें करता है और इंडिया पर आतंकी हमलों की बात कहता हुआ दिखाई दिया। और साल 2017 में भी उसका एक वीडियो सामने आया था जिसमें वह तकरीरें करते हुए लोगों से कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में जिहाद होकर रहेगा। और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रवीण वशिष्ठ के हस्ताक्षर के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया। इसमें तला हाफिज सईद को आतंकवादी करार दिया गया और तला सईद फिलहाल लश्कर ए तैयबा की मौलवी विंग का प्रमुख है। और वहीं माना यह भी जा रहा है कि पिता के कथित तौर पर जेल जाने के बाद वो इस आतंकवादी संगठन की अन्य शाखाएं भी संभाल सकता है। और तला को 26/11 हमले का मास्टरमाइंड भी माना जाता है। और अभी तक की जानकारी के मुताबिक तला को सार्वजनिक तौर पर पिछले साल तब देखा गया था जब उसके पिता हाफिज सईद के घर के पास धमाका हुआ था और वो इस धमाके में घायल लोगों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचा था। और वहीं फिलहाल तना हाफिज सईद पर गृह मंत्रालय के इस नोटिफिकेशन से आतंकवादी संगठन की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं, क्योंकि इसके आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ की इंटरपोल शाखा उसके खिलाफ कड़ा एक्शन भी ले सकती है। और वहीं आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल के हिमाचल प्रदेश में रोड शो के 2 दिन बाद पार्टी के बड़े नेताओं ने केजरीवाल का साथ छोड़ दिया। और वहीं आपको बता दें कि केजरीवाल का साथ छोड़ने के बाद बीजेपी का दामन भी थाम लिया। वहीं राजनीतिक जानकारी से एक तरह से चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी का हिमाचल प्रदेश में सफाया बता रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसी, संगठन महामंत्री सतीश ठाकुर और ऊना के अध्यक्ष इकबाल सिंह को अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दिल्ली स्थित आवास उनकी उपस्थिति में बीजेपी में देर रात शामिल कराया। और बीजेपी के नेता और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में इसे हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और महामंत्री बीजेपी में शामिल होने को हिमाचल प्रदेश में टाल ठोक रही आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका माना जा रहा है। और वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी और संगठन मंत्री सतीश ठाकुर अपने कार्यकर्ताओं के साथ दिन में ही दिल्ली पहुंच गए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं को कानों कान खबर भी नहीं हुई कि उनकी पार्टी में इतनी बड़ी फूट होने जा रही। और वहीं चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ा झटका है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये तब हुआ है जब गुरुवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर हार के डर से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बदलकर अनुराग ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाने का बयान दिया था। और इसके बदले में जयराम ठाकुर ने मनीष सिसोदिया को झूठा करार दिया था। और वहीं अरविंद केजरीवाल के हिमाचल प्रदेश के ऊना में हुए रोड शो के बाद पार्टी आत्मविश्वास से भरी होने का दावा कर रही थी, लेकिन पार्टी को ही अब झटका लग गया है। अब वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर मध्य प्रदेश में शराबबंदी और शराब की दुकानों के विरोध का सिलसिला अब जारी है। और पिछले महीने बीजेपी नेता उमा भारती ने भोपाल में शराब की दुकान बंद करने के लिए पत्थर चलाया था। और ऐसे में जबलपुर में गुरुवार को कांग्रेस विधायक संजय यादव ने शराब दुकान पर तालाबंदी कर दी और इसे लेकर सेमरा गांव में बहुत देर तक हंगामा चलता रहा। और इस दौरान संजय यादव ने साफ कह दिया है कि गांव वालों के ऐतराज को देखते हुए इस जगह शराब की दुकान नहीं खुलने दी जाएगी। और वहीं बरगी विधानसभा के सेमरा गांव में बड़ी संख्या में महिलाओं ने विधायक संजय यादव के साथ शराब बिक्री का विरोध जताया। और वहीं महिलाओं ने आरोप लगाया कि यहां ढाबे के बगल में नई दुकान बनाकर शराब बेची जा रही थी। और इस दौरान महिला ने शराब की दुकान का बोर्ड भी तोड़ दिया और जमकर हंगामा खड़ा कर दिया।
और बाद में विधायक संजय यादव ने मौके पर पहुंचकर शराब दुकान पर ताला जड़ दिया। और इसके अलावा बताया जाता है कि जबलपुर शहर से लगे चरगावा के सेमरा गांव में सड़क किनारे बने शेर पंजाब फैमिली ढाबा एंड रेस्टोरेंट में शराब की दुकान खोली गई है और ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक और थाना प्रभारी से शिकायत करते हुए इसे बंद कराने की मांग भी की थी। और दुकान बंद नहीं हुई तो महिलाओं ने खुद ही मोर्चा खोल दिया और विरोध प्रदर्शन की जानकारी थाना प्रभारी विनोद पाठक के साथ विधायक संजय यादव को भी लगी तो वो भी मौके पर पहुंचे और विधायक ने स्थानीय लोगों से ताला मंगवाया और दुकान में ताले लगाकर चाबी महिलाओं को सौंप दी। और वहीं बरगी विधायक संजय यादव ने बताया कि सैकड़ों महिलाएं शराब दुकान बंद कराने को लेकर 4 घंटे से बैठी थी और ढाबे के अंदर शराब दुकान खोल दी गई और गांव के अंदर शराब दुकानें होंगी तो समाज नशा मुक्त कैसे बनेगा। और वहीं विधायक ने आरोप लगाया कि शिवराज सरकार गांव-गांव शराब बेच रही जिसका विरोध किया जा रहा है। और गौरतलब है कि जबलपुर सहित प्रदेश में कई स्थानों पर शराब की दुकानों का विरोध हो रहा है। हालांकि बीजेपी की कदावर नेता उमा भारती तो प्रदेश भर में शराबबंदी का नारा बुलंद करते हुए सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वहीं प्रदेश के जहानाबाद जिला स्थित सदर अस्पताल में शुक्रवार को उस समय अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब एक बच्चे की मौत हो गई और मौत की खबर पाते ही परिजन आक्रोशित हो गए और सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जमकर तोड़फोड़ की गई। और वहीं आक्रोशित लोगों ने इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे और खिड़कियां और एएनएम नर्स वार्ड की टेबल कुर्सियां और डॉक्टर चैम्बर को नुकसान पहुंचा। दरअसल जिले के नगर थाना क्षेत्र स्थित महमदपुर छठ घाट पर छठवर्ती उद्यमीन सूर्य को अर्घ्य देने पहुंचे थे और इसी दौरान मेदनीचक गांव निवासी छत्रवती का 10 वर्षीय बेटा साहिल कुमार तालाब में डूब गया और आनन फानन स्थानीय लोगों की मदद से उसे पानी से बाहर निकालकर सदर अस्पताल लाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया और यह सुनने के बाद परिजन शव को लेकर चले गए। लेकिन कुछ ही देर बाद दोबारा शव लेकर अस्पताल पहुंचे और बच्चे को जिंदा कहकर इलाज करने की बात कही गई। और ऐसा करने से डॉक्टर ने जब मना किया तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया और हंगामा होता देख सदर अस्पताल के कर्मी और डॉक्टर अस्पताल छोड़कर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद परिजनों ने इमरजेंसी वार्डों में जमकर तोड़फोड़ की। और पूरे मामले में परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि घोसी थाना क्षेत्र के वैना गांव निवासी राजेश ठाकुर का 10 वर्षीय बेटा साहिल कुमार 2 दिनों पहले छठ पर्व के मौके पर अपनी नानी के घर मेदनीचक गांव आया था और इसी क्रम में शुक्रवार की सुबह महमदपुर छठ घाट पर नहाने के दौरान वो गहरे पानी में चला गया, जिसे अस्पताल लेकर जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और इसी कारण हंगामा हुआ और घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। और इसके बावजूद मृतक के परिजन शव के साथ सदर अस्पताल के गेट पर काफी देर तक हंगामा करते रहे। वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के खैरागढ़ में उपचुनाव को लेकर 12 तारीख को मतदान होने हैं और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के तमाम बड़े नेता पूरे इलाके में दौरे के साथ ही सभाएं कर रहे हैं। और इस चुनावी जंग में शुक्रवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के सालेवारा पहुंचे और वहां पर वो जनसभा को संबोधित करते हुए भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के सालेवारा गांव पहुंचे थे और उनके साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद थे और उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए भूपेश सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल को सपने में भी रमन सिंह आते और रमन सिंह से बदला लेने के लिए भूपेश बघेल ने पकड़ने के लिए पुलिस भेजने के सपने भी देखा करते थे और छत्तीसगढ़ में अगर कोई भी भगवा पहनता है तो भूपेश सरकार उसे कुचलने का काम कर रही है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सनातन धर्म की संस्कृति को मिटाने का काम भूपेश बघेल कर रही है और वहीं छत्तीसगढ़ की जनता कभी माफ नहीं करेगी। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लबरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार गरीबों का राशन खा रहे हैं और गरीबों की बद्दुआ भूपेश को जलाकर राख कर देगी। और गरीबों के लिए प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में 12 लाख मकान भेजे थे, जिसमें से केंद्र सरकार 60% दे रही थी और 40% राज्य सरकार को देने को कहा गया था। और सीएम ने कहा कि भूपेश सरकार गरीबों के मकान के लिए 40% नहीं दे पाई
और केंद्र सरकार के द्वारा गरीबों के मकान बनाने के लिए भेजे गए पैसे भी वापस कर दिए गए। वहीं भूपेश सरकार ने गरीबों के मकान के पैसे खाने के लिए पाप किया और ऐसे पापी को वोट देना नहीं चाहिए और ये जनता बताएगी। वहीं हिंदू नववर्ष पर करौली हिंसा के बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया और राजस्थान में अब धार्मिक त्योहार, जयंती, शोभा यात्रा, प्रदर्शन, सार्वजनिक कार्यक्रम और जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकाले जा सकेंगे। और गौरतलब है कि हिंदू नववर्ष पर पथराव के बाद आगजनी से सांप्रदायिक माहौल खराब हो गया था और घटना के बाद राज्य सरकार ने आयोजन पर दिशा निर्देश जारी किया और वहीं गृह विभाग के जारी आदेश अनुसार सार्वजनिक कार्यक्रम, शोभा यात्रा, प्रदर्शन के संबंध में आयोजकों को एसडीएम, एडीएम प्राधिकृत अधिकारी से मंजूरी लेनी होगी और मंजूरी के लिए निर्धारित प्रारूप में संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र और शपथ पत्र भी पेश करना होगा। और वहीं एसडीएम, एडीएम और अधिकारी प्रार्थना पत्र के तथ्यों का संबंधित थानाधिकारी से सत्यापन करवाएंगे और वहीं एसडीएम, एडीएम और वहीं अधिकारी प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते समय डीजीपी की ओर से जारी निर्देशों में वर्णित बिंदुओं और समय समय पर विभाग की तरफ से जारी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखेंगे। और वहीं एसडीएम, एडीएम प्राधिकृत अधिकारी सार्वजनिक कार्यक्रम के प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते समय राजस्थान ध्वनि नियंत्रण नियम 1964 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखेंगे। और वहीं एसडीएम, एडीएम प्राधिकृत अधिकारी सार्वजनिक कार्यक्रमों की स्वीकृति निर्धारित प्रारूप देंगे और वहीं एसडीएम, एडीएम सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए प्राप्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण की सूचना संबंधित जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को उपायुक्त को देंगे और दिशा निर्देश का उल्लंघन करने पर आईपीसी की 1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी और गृह विभाग की ओर से जारी प्रोफार्मा के अनुसार आयोजकों को अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड के साथ संस्था के नाम, रजिस्ट्रेशन की जानकारी भी देनी होगी और कार्यक्रम के आयोजन प्रकार जैसे धार्मिक, सामाजिक उत्सव, जुलूस, राजनीतिक प्रदर्शन और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों को बताना होगा और आयोजन शुरू होने से लेकर खत्म होने की तारीख, समय और कार्यक्रम में शामिल होने वालों की संख्या भी बतानी होगी और 5 दिन में आने वाले वीवीआईपी व्यक्तियों के नाम और पद और रैली जुलूस के गुजरने का मार्ग विवरण भी बताना होगा। वहीं हथियारों के उपयोग नहीं करने का शपथ पत्र देना होगा और वहीं दिशा निर्देशों के अनुसार मंजूरी के लिए शपथ पत्र दिया जाएगा। वहीं शपथ पत्र में आश्वासन देना होगा कि आयोजन कार्यक्रम शांतिपूर्वक होगा और आयोजन में प्रतिबंधित हथियार का प्रयोग नहीं किया जाएगा और आयोजन के लिए अनुमति प्राप्त स्थान पर ही आयोजन किया जाएगा। और वहीं शनिवार को करौली हिंसा मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म नहीं हो रहा और वहीं बीजेपी अशोक गहलोत की सरकार पर हमले करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। और वरिष्ठ नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि राजस्थान में आग लगी हुई है और उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार खुद सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में लगी हुई है और राजस्थान में तुष्टीकरण को देखकर चुप नहीं रह सकते। और वहीं राठौर ने कहा कि कांग्रेस ने ही हिंदू आतंकी शब्द दिया और इस नाते कांग्रेस के तुष्टीकरण पर अचंबा नहीं होता। उन्होंने करौली हिंसा की निंदा की और कहा कि कांग्रेस सरकार हर तरफ से विफल नजर आ रही और राजस्थान में राज्य सरकार तालिबानी सोच के साथ काम कर रही है। और उन्होंने पूछा कि पुलिस को घटना की पहले से ही जानकारी क्यों नहीं थी और 14-15 दुकानों को जलाया गया और मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। और द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर अजमेर में धारा 144 लगा हुआ दी और वहीं हिंदुओं के कार्यस्थलों पर धारा 144 लगा देते हैं और रमजान आते ही सरकार कहती है कि बिजली की कटौती बिल्कुल नहीं होगी। और वहीं फर्क दर्शाता है कि किस प्रकार सरकार भेदभाव करती है। और राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि पिछले 3 सालों में करीब 7 लाख एफआईआर दर्ज हुई है और मॉब लिंचिंग के मामले में और सांप्रदायिक हिंसा भी हुई है और खास तौर पर महिलाओं से दुष्कर्म के मामले में 1 साल में ही 6,337 सामने आए। और वहीं आपको बता दें कि करौली हिंसा मामले पर बीजेपी नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार को घेर रहे हैं। वहीं बरेली के रामपुर एमएलसी सीट के लिए सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया। वहीं पूर्व मंत्री संतोष गंगवार, राज्य मंत्री अरुण कुमार ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए मतदान किया
और वहीं वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार एमएलसी चुनाव में एक तरफ बीजेपी के पक्ष में होगा। और वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में बीजेपी के एमएलसी चुनने के बाद विकास की नई योजना भी शुरू होगी, ये नेता द्वारा कहा गया है। तैयारियां तो पहले ही पूरी हो चुकी हैं। अब तो मतदान चल रहा है, 4 बजे तक मतदान चलेगा। हर जगह बहुत ही शांतिपूर्वक और किसी बिना दिक्कत के मतदान चल रहा है। परीक्षाएं भी हैं आज सोशल साइंस की हाई स्कूल की, तो सभी सेंटर्स में परीक्षाएं भी शांतिपूर्वक चल रही हैं। और जैसा कि आपने देखा पिछले दिनों और आज भी हमारे निर्देश यही हैं, शासन के निर्देश के क्रम में ये नकल विहीन परीक्षा कराई जाए और उसका पूरा प्रयास। नहीं, वास्तव में लोकतंत्रीय व्यवस्था के जो हिस्से हैं उसमें सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो ये जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वो विधान परिषद में सदस्य चुनते हैं, उसकी प्रक्रिया का यहाँ पर स्वरूप चल रहा है। और हमें अच्छा लग रहा है कि आज हम कल दिन भर यहाँ पर घूमते रहे कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताना चाहते हैं। और लगता ये है कि एक तरफा मतदान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुंवर महाराज सिंह के पक्ष में होने जा रहा है। इन्हें वास्तव में। और वहीं लखनऊ में भी एमएलसी चुनाव का मतदान आज से शुरू हो गया। और वहीं आपको बता दें कि लखनऊ में 10 बूथों पर मतदान हो रहा है। तो वहीं लखनऊ नगर निगम बूथ पर 153 मतदाता आज अपने मतदान करेंगे। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सांसद कौशल किशोर के साथ साथ कई बीजेपी नेता मतदान करने गए। और साथ ही आपको बताते चले कि लखनऊ उन्नाव सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रामचंद्र प्रधान और सपा की तरफ से सुनील सिंह साजन इस सीट से एमएलसी के प्रत्याशी हैं। सीटें 36 में से कितनी जीत की उम्मीद? 36 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 2/3 बहुमत होगा हमारा विधान परिषद में। कितना लाभ मिलेगा इस बहुमत का? बहुत जरूरी है। जितने हमारे अच्छे बिल्स पास होते हैं विधानसभा से उसमें अड़ंगा ना लगे, विकास के कार्यों में अड़ंगा ना लगे, इसलिए विधानसभा परिषद में बहुमत बहुत जरूरी है और ये बहुमत हम हासिल करें। पर समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि आपने अड़ंगा लगाया है उनके नामांकन करने तक में। उनका पास यही काम उन्होंने किया है, इसलिए उनको इसी तरह के अनर्गल आरोप लगाने की आदत है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, माफियाओं की पार्टी नहीं है, परिवार की पार्टी नहीं है। यहाँ इस तरह का। और वहीं रायबरेली में भी एमएलसी चुनाव का मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो गया। इसके अलावा आपको बता दें कि रायबरेली में 18 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो वहीं रायबरेली विधान परिषद सीट के लिए करीब 2480 मतदाता आज अपने मतदान करेंगे। और वहीं गौरतलब है कि विधान परिषद सीट पर कुल 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। और साथ ही आपको बताते चले कि इस सीट पर मुख्य मुकाबला वर्तमान एमएलसी और राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और सपा प्रत्याशी वीरेंद्र शंकर सिंह यादव के बीच ही है। जबकि एक निर्दलीय प्रत्याशी मनीष कौशल और वीरेंद्र सिंह पहले ही बीजेपी के प्रत्याशी को समर्थन दे चुके हैं। हमारा नाम प्रेम लली प्रधान। आज कहाँ आई हैं? आज आए वोट डाले। वोट डाल लिया आपने? डाल लिया। क्या उद्देश्य है, किस लिए आपने? उद्देश्य है कि जिसका वोट देना है वो निकल जाए, अच्छा काम करे। क्षेत्र में आपकी क्या उम्मीद है? क्षेत्र में तो उम्मीद है कि जिसका दया निकल जाये। क्या रहा यहाँ पे आप वोट डालने आई, किस तरह कोई सुविधा, कोई परेशानी, कोई दबाव? कोई परेशानी नहीं, ना कोई तनाव, कुछ नहीं, नॉर्मल अपना मत है, अपने आप हमने डाल दिया। किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए आपका? प्रत्याशी किस तरह का आपका जीतना चाहिए? सर प्रत्याशी अच्छे से जीतना चाहिए। हम लोगों की यही सोच है कि हमारा प्रत्याशी जीते, हम लोग उसका साथ दें। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट दिया है? भाजपा, बीजेपी। देखिए, अभी 1 महीने पहले विधानसभा का चुनाव हुआ। हम सभी 6 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी का बहुत उत्तम प्रदर्शन रहा और रायबरेली के जनमानस ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। आज उसी जनमानस और उसी जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि, सम्मानित ग्राम प्रधानगण और क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण, जिला पंचायत के सदस्यगण, नगर पंचायतों के, नगर पालिकाओं के सभासदगण और भी हमारे जो भी इसमें मतदाता हैं वो भी जनता के द्वारा चुने हुए। जिस जनता ने हमें अभी समर्थन दिया है रायबरेली में, हम 4 विधानसभा जीते हैं और 2 विधानसभा में हमारा बहुत उत्तम प्रदर्शन रहा है। तो
तो हम उसी जनता के भरोसे जो ये जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, ये जनप्रतिनिधि भी तो जनता के द्वारा चुने गए हुए हैं, तो वो जनप्रतिनिधि भी जनता ने चुना है, वो जनता हमारे साथ है, तो ये जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं। देखिए अभी 1 महीने पहले विधानसभा का चुनाव हुआ। और वहीं इस बीच एक शाहजहांपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दे। इस वक्त की शाहजहांपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि कोर्ट से जुड़ी हुई है। वहीं आपको बता दें कि शाहजहांपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर 25 साल बाद कोर्ट का बड़ा फैसला आया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जहां पर जहरीला आटा खाने से मौत का ये मामले में ये फैसला आया। और वहीं आपको बता दें कि करीब 25 साल बाद ये फैसला आया जहां पर जहरीला आटा खाने से मौत मामले में ये फैसला आया। और वहीं 14 लोगों की मौत हुई थी और 2 लोगों को अब उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और वहीं आपको बता दें कि 60,000 का जुर्माना भी लगाया गया। और वहीं आपको बता दें कि आटा खाने से 2 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और वहीं आपको बता दें कि 60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। और 1 जनवरी 1997 का ये मामला है। और वहीं अब जाकर इसमें फैसला आया जहां पर ये शाहजहांपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर 25 साल बाद कोर्ट का फैसला सामने आया है। और वहीं बरेली में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में घायल हुए सिपाही श्याम सुंदर को मेडिसिटी अस्पताल देखने के लिए पहुंचे अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन राजकुमार और वहीं उप महानिरीक्षक रमित शर्मा और एसएसपी रोहित सिंह सजवान और एएसपी साद मियां खान। और वहीं मेडिसिटी अस्पताल के डॉक्टरों से बात कर घायल सिपाही की हालत के बारे में भी जाना है। और अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया और टीम गठित कर जल्द बदमाशों की गिरफ्तारी करने की बात भी कही गई है। और वहीं फतेहपुर में पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ बिंदकी कस्बे में पेट्रोलिंग की गई है। और वहीं आपको बता दें कि रास्ते में पड़ने वाले सभी अतिक्रमणों को हटवाया गया और साथ ही आम लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। और इस मौके पर क्षेत्र अधिकारी, प्रभारी निरीक्षक और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। और वहीं फतेहपुर के बहरौली गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में गेहूं की फसल में आग लगी और आग लगने से लगभग आधा सैकड़ा बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। और वहीं ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने ग्रामीणों के साथ कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया, लेकिन आग की चपेट में आने से फसल राख हो गई और किसानों का काफी नुकसान भी हो गया। और आग की सूचना के बाद केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने किसानों को मुआवजे दिलाने को लेकर आश्वासन भी दिया है। और वहीं इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।